साहिल को जैसे सब मालूम था, पर वो फिर भी ये करना चाहता था। आज सारे डर भुला कर आया था वह। जब किसी ने पहली दफ़ा हाथ बढ़ाया था तो वो उसे खोना नहीं चाहता था। एक रूम के आगे रुककर साहिल ने दरवाज़ा खटखटाने से पहले राधिका से पूछा, तुम्ही कहा था किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जाता। मैं भी फोर्स नहीं कर रहा, तुम्हारी क्यूरियोसिटी को देखकर यहाँ लाया हूँ। अब भी बैकआउट करना चाहो तो तुम्हें इजाज़त है, और हक भी। साहिल ने पहली दफ़ा मिले जुले भावों से गड़ी बातें कही थी, जिसमें रोकने की इल्तज़ा भी थी और जाने की आज़ादी भी। उसने काफ़ी देर बाद भी कोई जवाब ना मिलने पर दरवाज़ा खटखटाया, और खुलने के बाद सामने मौजूद शख्स को देखकर एक ही लफ्ज़ बोला, ध्रुव। राधिका उसे देखती रही और आगे बोलने का इंतज़ार करती रही। ये ध्रुव है, मेरी ज़िंदगी, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ। राधिका फिर भी आंखों में सवाल लिए उसे देख रही थी, जैसे असल जवाब उसे अब तक नहीं मिला था। साहिल ने भी गहरी सांस लेकर कहा, माय सन ध्रुव। इतना सुनकर ही राधिका के हाथों की पकड़ ढीली होती महसूस हुई और साहिल कमरे के अंदर चल दिया। दुनिया जहान के सामने सख्ती का लिबास ओढ़े रखने वाला शख्स आज पहली दफ़ा मुस्कुरा रहा था, वो भी दिल से। राधिका साहिल के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखती हुई दबे पांव अंदर दाखिल हो चुकी थी। दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी थी। उसके हाथों की पकड़ पर्स पर गहरी हो चुकी थी, जैसे जानना चाहती हो कि आखिर कौन है अंदर। हॉस्टल रूम का छोटा सा कमरा था, जहां दिन के वक्त भी अंधेरा सा था। रोशनी के लिए उसने अपने हाथों से पर्दे को एक तरफ किया, तब नज़र पड़ी बिस्तर पर लेटे 6-7 साल के बच्चे पर। साहिल उसका हाथ पकड़े बेड से होता हुआ घुटनों के बल उसके पास नीचे ही बैठ गया था। हैप्पी बर्थडे ध्रुव, ये कहकर साहिल ने उसके बालों को सहलाकर सिर को चूमा और साथ ही एक नज़र राधिका पर डाली, जो फैली आंखों से उसे ही देख रही थी। कम, उसने उसे पास बुलाने के लिए हाथ बढ़ाया। वो पास आते हुए हैरत से बोला, ही इज़ फाइन। राधिका उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। उसकी शक्ल में उस बच्चे को आंखों के सिवा साहिल का कोई अक्स नज़र नहीं आया, और उसकी उम्र भी ज़्यादा थी। वो उन दोनों के रिश्ते और उम्र को समझने की कोशिश में अब भी थी। वो कुछ पूछती, इतने में उसने आंखें खोली। लुक, पापा आए हैं, वो खुशी भरकर बोला, और बच्चे ने मुंह फेर लिया। और यहीं साहिल का दिल पसीज गया। बच्चा अपनी नाराज़गी जता रहा था, क्योंकि साहिल अपने ही बच्चे को उसके जन्मदिन के अगले दिन मिल रहा था। आई एम सॉरी बेटा, पापा कल नहीं आ पाए, बट आज हम आपका बर्थडे मनाएंगे। साहिल उसका मन बहलाने के लिहाज से बोला। अब राधिका को साहिल के उस वक्त के गुस्से का अंदाज़ा हुआ। कल उसके बेटे का बर्थडे था और वो नहीं आ पाया था। ऐसे में उसका गुस्सा हर तरह से जायज़ था। वो खुद को गिल्टी महसूस कर रही थी। उसने साहिल के हाथ पर हाथ रखकर बड़ी आंखों से ही माफ़ी मांगी, इस पर साहिल ने उसे आंखों से ही माफ़ कर दिया। ध्रुव, मेरा बेटा, कल इसका बर्थडे था, पूरे 6 साल का हो गया है ये। साहिल बेशुमार प्यार भरकर ध्रुव के बारे में बता रहा था। उसने कहा। तब ध्रुव होले से खड़ा हुआ और साहिल के इर्द गिर्द बाहें लपेट ली। साहिल का दिल धड़कने से रुका, क्योंकि ध्रुव आज काफ़ी वक्त बाद उसके सीने से लगा था। उसने हाथ में पकड़े गिफ्ट्स को छोड़कर उस नन्ही सी जान को अपने और करीब किया और उसे खुद से कस लिया। राधिका की आंखें उन्हें देखकर ही नम होने लगी थी। पापा, ध्रुव रुक रुक कर धीरे से बोलता था। यस मेरा बच्चा, वो उसे चूमता हुआ बोला। मेरा बर्थडे गिफ्ट, वो मासूम सी आवाज़ में बोला और हाथ आगे बढ़ा लिया। साहिल ने आंखें पोंछकर झट से पूछा, बताओ क्या चाहिए आपको? आपके साथ जाना है। इस सवाल ने एक बार फिर साहिल को उसे अपने सीने से लगाने के लिए मजबूर कर दिया था। वेरी सुन बच्चा, मम्मा कल आई थी, उन्होंने भी कहा कि मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट जल्दी मिलेगा। उस औरत के जिक्र ने पल भर के लिए साहिल के चेहरे के भाव बदले, जो राधिका ने भी पढ़े, पर वो जल्दी संभला और बोला, अच्छा क्या मांगा आपने उनसे? सेम, वो मासूमियत से बोला। तो साहिल कुछ नहीं कह सका। तब तक एक आदमी उसका लाया सामान उसके सामने रखकर जा चुका था, जिनमें ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट्स थी, और कुछ उसकी पढ़ाई से जुड़ा सामान था। साहिल ने हर चीज़ अपने हाथों से चुनी थी उसके लिए। वो एक एक तोहफा दिखाते हुए उससे कोई ना कोई बात कर रहा था, पर ध्रुव की सवालिया नज़रें बिस्तर के किनारे खड़ी राधिका पर जमी हुई थी। राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे वो वहाँ से चली जाए या यहीं ठहरे। उसने कदम पीछे भी किए थे। तब तक साहिल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका नाम बताते हुए इंट्रोड्यूस करवाया। ध्रुव, दिस इज़ राधिका योर। साहिल उसके परिचय पर खुद ही अटक गया। तब तक राधिका ने झुककर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और मुस्कुराती हुई बोली, योर फ्रेंड ध्रुव। ध्रुव ने हाथ पीछे कर लिए और बोला, मम्मा बोलती हैं स्ट्रेंजर्स से फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। ध्रुव, साहिल उसे टोकना चाहता था, पर राधिका ने उसे चुप रहने का इशारा किया।
या एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड बच्चा, बट मैं आपको जानना चाहती हूँ। एंड ये सब छोड़ो, हैप्पी बर्थडे बेटा, मैं गॉड ब्लेस यू कहकर उसने हिम्मत से उसके बालों को सहलाया। कैन आई टेक दिस? ध्रुव ने छोटी सी उंगलियों से उसके पर्स की तरफ इशारा किया, जहाँ स्टाइलिश तरीके से डी इनिशियल वर्ड की चेन उसके पर्स के बाहर झूल रही थी। साहिल ध्रुव को देखता कभी उसकी ख्वाहिश को, वो उसी का अंश था। उसे दुनिया भर की चीज़ों से मतलब ही नहीं था, उसकी खुशी छोटी छोटी चीज़ों में थी। वो राधिका को कुछ कहता उससे पहले ही उसने वो निकाल कर उसकी नाजुक सी हथेली पर रखते हुए कहा, ऑफ कोर्स बच्चा, इनफैक्ट इसे बर्थडे गिफ्ट ही मान लो। थैंक यू, उसने की चेन लेते हुए कहा। आई एम राधिका। अब उसने दोबारा हाथ बढ़ाया था। ध्रुव, उसने भी अपना छोटा सा हाथ उसके सामने किया, जिसको राधिका ने नरमी से थामा। यू हैव ए ब्यूटीफुल नेम एंड आइज टू कहकर उसने उसकी छोटी सी नाक पर उंगली रखी। साहिल राधिका पर दिल हार चुका था। कितनी आसानी से वो उससे मिल रही थी, उसने सोचा भी नहीं था। एक बार फिर उसे अपने फैसले पर प्राउड हुआ। वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। साहिल ने ध्रुव का फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक निकाला तो उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। आई लव यू पापा कहकर वो उसके गले लग गया। तभी राधिका ने अपने कैमरे में ये दृश्य कैद कर लिया। साहिल की नज़रों से भी ये कहाँ बच पाया था। उसने राधिका को अपने पास बुलाया और दोनों ने ध्रुव के कोमल हाथों को पकड़कर केक कट किया। राधिका अपनी धुन से ही उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गा रही थी और साहिल कनखियों से उसे देख रहा था। साहिल ने ध्रुव को खिलाकर ज्यों ही केक का बाइट उसकी तरफ किया, इस बार ध्रुव ने यह तस्वीर ले ली। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। साहिल की आंखें पनीली हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके लिए सब इतना आसान हो जाएगा। यूं ही बहुत सारी यादें बनाते और कुछ पल और साथ बिताने के बाद वो दोनों ध्रुव को अच्छी तरह से सी ऑफ करके लौट आए। गाड़ी में साहिल ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और राधिका ने पूछा भी नहीं। वो हमेशा से उसके खुद से बोलने के इंतज़ार में थी। उम्मीद के अनुरूप ही साहिल ने गाड़ी घर या हॉस्टल ना ले जाकर एक बड़े से ब्रिज की तरफ घुमाई, जहाँ सर्द हवाएं ज़ोरों से चल रही थी, इसलिए लोगों की आवाजाही फ़िलहाल वहाँ कम ही थी। साहिल ने कुछ सोचकर गाड़ी रोकी और बिना कुछ बोले ही बाहर निकल गया। राधिका ने गहरी सांस लेते हुए बाहर कदम रखा। उसे अब साहिल को कानों से नहीं दिल से सुनना होगा। इतने वक्त से जिस दिन का इंतज़ार वो कर रही थी वो आज आ गया था। वो उतरी और उसके पास आकर चुपचाप खड़ी हो गई। साहिल खोया हुआ सा बोलने लगा, तुम्हें पता है बचपन में मुझे डिसलेक्सिया था, खामोश सी तबीयत थी मेरी। मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, बस अपने में ही गुमसा रहता था। मैं अपनी स्टडी को लेकर काफ़ी सीरियस था और इंटेलिजेंट भी। मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, ये कहकर कि ये तो अब नॉर्मल है, कुछ भी सीखने में ज़्यादा वक्त लगाएगा। ऐसे दौर में सिर्फ दो ही लोगों ने मेरा साथ दिया था, एक मेरे मैथ टीचर और दूसरे मेरे पापा। लोग कहते हैं ना कि बेटी बाप के ज़्यादा करीब होती है और बेटा माँ के, मगर मेरे केस में बात अलग थी। मैं अपने पापा से ज़्यादा अटैच्ड था, जिसका रीज़न था मेरी मॉम का दिया गया धोखा। मेरी मॉम, जिनसे मुझे वो प्यार कभी मिला ही नहीं था, उन्होंने मुझे छोड़ दिया था किसी और से शादी करने के लिए। मैं अचानक से इस चीज़ के लिए, इस सदमे के लिए तैयार ही नहीं था। मुझे गहरा आघात सा महसूस हुआ था। सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और पापा, उनके लिए भी ये दर्द बहुत ज़्यादा था। एक उम्र के बाद आकर चला जाना उनसे सहन ही नहीं हुआ और वो इस दुख में डूबते चले गए। उस हालात को मैं ही जान सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो सब फेस किया था। स्कूल में जब सब बच्चे मजाक उड़ाया करते थे कि इसकी मम्मी भाग गई और पापा, वो ये सब भुलाने के लिए अपने आप को काम में झोंकते गए। हम दोनों बाप बेटों पर दुख का पहाड़ सा टूट पड़ा था, पर संभलना भी वक्त की मांग थी। कुछ मैंने कोशिश की और कुछ पापा का साथ था कि मैं नॉर्मल हो पाया। उस वक्त अगर पापा मेरे साथ ना होते तो शायद मैं कभी नॉर्मल नहीं हो पाता। कभी कभी पापा को रात को रोते हुए देखता, फिर सुबह वह मुझे मजबूत बनाने के लिए नॉर्मल रहने की कोशिश करते। तो मैंने भी उम्मीद नहीं छोड़ी और पापा जैसे बनने की ठानी। उन्हें मेंटल सपोर्ट की सख्त ज़रूरत थी, जो मैं बना भी, पर इंसान जितना भी करे ये दुनिया जीने नहीं देती। पापा के लिए भी ऐसे ताने तैयार रहते थे कि ये बिजनेस क्या संभालेगा, इससे इसकी बीवी ही नहीं संभाल पाई। पापा और मैं ये सब सहने सुनने के आदी बन चुके थे और साथ ही सहते हुए कुछ आगे भी बढ़ चुके थे। हमने जान लिया कि ये दुनिया किसी की नहीं है, तो उससे साथ की उम्मीद भी बेकार ही है। बस तभी से मुझे नफ़रत सी होने लगी थी औरतों से, जिसकी बहुत सी वजह आगे चलकर पुख्ता होती चली गई। जिसका एक एग्ज़ाम्पल ये भी है कि शादी के बाद मेरी बहन अंशिका ने भी इसी वजह से मुझसे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए, क्योंकि उसे मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला। उसके भी फेक पेपर्स उस घटिया औरत ने ही बनवाए थे। मुझे मोहब्बत के मामले में छला गया था औरतों के द्वारा ही।
वो भी बार बार। तो बताओ कैसे यकीन करता इस लफ्ज़ पर। मुझे मोहब्बत शब्द से ही नफ़रत होने लगी थी। मुझे बस इस पूरी दुनिया में दो ही शख्स अपने लगते थे, एक मेरा बेटा, दूसरे मेरे पापा, जो फ़िलहाल कहाँ हैं कुछ पता नहीं। राधिका की आंखें हैरत से फैलती चली गई, क्योंकि उसकी ज़िंदगी किसी गहरे राज की खाई की तरह थी। वो जितना अंदर जाती उतनी ही उसकी गहराई बढ़ती जाती। वो समझ ही नहीं पाई, ना ध्रुव के बारे में और ना उस औरत के बारे में, अब ना ही उसके पिता के बारे में। आपका मैरिटल स्टेटस, आई मीन शीज़, आखिर वो पूछ बैठी। इस सवाल पर उसने जबड़े कसते हुए कहा, है वो जिंदा और इसी दुनिया में है, बस यही तो अफसोस। पर मैं उससे जुड़ा हूँ, इस बात का कड़वा सच मुझे जीने नहीं देता। इस बार उसने शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए खुद को रिलैक्स महसूस करवाया, क्योंकि इस बार की भीतर छिपी सबसे बड़ी घुटन की वजह का जिक्र होना था। उसने सांस छोड़ते हुए कहा, रितिका, रितिका नाम है उसका। उससे मैं पहली बार बिजनेस के सिलसिले में ही मिला था। उसकी पर्सनैलिटी मुझे पहली बार में ही अट्रैक्ट कर गई थी। उसकी मासूम सी सूरत मुझे भा गई थी। फिर उसका बात करने का तरीका, उसका ड्रेसिंग सेंस और सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। कुल मिलाकर वो खुशमिजाज लड़की थी। मैं उसके साथ काफ़ी बिजनेस मीटिंग्स में जाने लगा। फिर वो मीटिंग्स जाने कब डेट में बदलने लगी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। हमारा रिलेशन कुछ वक्त के बाद ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं रह गया। ये मुझे तब समझ आ गया था जब उसने अपने बर्थडे पार्टी पर इनविटेशन दिया। वेन्यू में कोई ख़ास जगह लिखी हुई थी। मुझे थोड़ा शक हुआ कि इसने पर्सनली मुझे ही बुलाया है या इसका कोई और भी आएगा। पर वहाँ जाकर जब सारा तामझाम देखा तो सब क्लियर हो गया। वहाँ का सेटअप, अरेंजमेंट, इन सब से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था। और कुछ ही देर में वो लाल रंग के वन पीस गाउन पहने मेरे सामने आती दिखी। उसके चेहरे का नूर आज एक अलग ही दास्तान बयान कर रहा था। मैंने नोटिस किया वो शर्मा रही थी। ऐसे एक्सप्रेशन उसने मुझे आज तक कभी नहीं दिए थे। मुझे कुछ होने की आहट महसूस ही हुई थी कि वो मेरे करीब आई और घुटने के बल बैठकर मुझे प्रपोज करने लगी। उस वक्त मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब लड़का मान रहा था, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां खुद से ऐसे स्टेप नहीं लेती। मैंने बताया ना, प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें मुझसे कोसों दूर रही थी, मगर एक ही पल में इतनी करीब कैसे आ गई थी। मुझे उस एक पल में अब तक की लाइफ टाइम की खुशी मिल चुकी थी, जिसे मैं और मेरा दिल यही चाहता था। मैं उसकी तरफ झुका और उससे उठाया। मेरा जवाब हाँ था। ये जानकर ही उसने अपने होंठ मेरे होंठों से सटा दिए। मेरे लिए वो सबसे ख़ास पल था। साहिल खामोश हो गया और राधिका इधर उधर देखने लगी। उसके लिए ये सुनना बहुत अजीब था, क्योंकि अभी वो उससे प्यार करती थी। ऐसे में उसे जब मालूम हुआ कि उसके प्यार को उसके पहले किसी और ने भी छुआ था, तो वह ना चाहते हुए भी जलन से भर उठी। उसने आगे बोलना शुरू किया, राधिका, मैं हमेशा से पत्थर नहीं था। मेरे सख्त सीने में नाजुक सा दिल भी धड़कता था। जिसने रितिका का नाम लेना शुरू किया था, मुझे ज़िंदगी में पहली बार प्यार हुआ था। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग होती है, ये तुम जानती हो। ये कहकर उसने उसे गहरी नज़र से देखा, क्योंकि उसकी नज़र में अपने लिए पनपते प्यार को उसने अब तक पढ़ लिया था। लेकिन वही शिद्दत वाला प्यार उसका जीना दुश्वार करे, तब आपकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है। राधिका इस बात पर उसे सवालिया नज़रों से देखती रही और फिर हमने जल्द ही शादी कर ली। शादी के बाद महीने भर में ही उसके प्यार की हवा हो चुकी थी। हम में आर्ग्यूमेंट्स और झगड़े होने लगे थे, जिनकी वजह थी कि मैं उसे ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था और दूसरा वो भी मुझसे दूर ही रहा करती थी। यहाँ तक कि उसने अपना प्रोफेशन ही दूसरा चुन लिया था। वो एक दिन आकर मुझे बोली, मुझे मॉडल बनना है। मैं उसे चुपचाप सुनता रहा, जैसे उसके लफ्ज़ नहीं फैसले सुन रहा हूँ। मुझे उससे इन सब के बारे में बात ही नहीं करनी थी। मैंने उसे फ्री कर दिया, क्योंकि इनमें मेरा बहुत सा वक्त जाया हो जाता और फिर मेरे काम को मेरी ज़रूरत थी। पापा ने बड़ी मुश्किल से मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया था। मैं इसमें जी जान लगा देना चाहता था। यूं ही टाइम निकला। रितिका अपने काम को पाकर और मुझे भूलकर उसमें खो सी गई थी। कुछ टाइम के अकेलेपन के बाद मुझे फिर अपनी ज़िंदगी में कमी सी महसूस होने लगी थी, और वो थी बच्चे की कमी। मुझे नहीं पता मेरे अंदर ये एहसास कब और कैसे आया, बस आ गया और बड़ी शिद्दत से आया। यह ख्वाहिश मैंने उसके सामने जाहिर भी की, यह कहकर कि मुझे भी हमारा बच्चा चाहिए। यकीन मानो, ये सिर्फ मैंने मेरी ख्वाहिश रखी थी, कोई थोपा गया आदेश नहीं था। पर तब उसने मुझे यह कहकर मना किया कि अभी उसे बच्चे पैदा नहीं करने, उसे लाइफ में कुछ करना है। मुझे टॉप मॉडल बनना है। बच्चे के चक्कर में मैं अपना फिगर ख़राब नहीं कर सकती। मैं सुनकर शॉक्ड रह गया था। जिस एहसास को मैं जीना चाहता था, हालांकि हर कपल जीना चाहता है, उसे वो ये सब कह रही थी। हाँ, मैंने समझाने की कोशिश भी की थी कि कोई बात नहीं, वो फ़िलहाल तैयार नहीं है।
इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए। फिर उसके सामने उसका करियर भी था, लेकिन फिर वो उस दिन के बाद से मुझसे दूरी बनाकर रखने लगी, जो मुझे खटका। एक रोज़ उसने साफ शब्दों में कहा उसे बच्चे नहीं चाहिए, ना अभी और ना कभी। ये बात मुझे शूल की तरह चुभी थी। तब मुझे उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने पर अफसोस हुआ था कि वो मेरे साथ घर बसाना ही नहीं चाहती थी। वो सच में प्यार था ही नहीं, बस मेरा मन उसके लिए उसी दिन से पूरा उचट गया था। फिर कुछ वक्त बाद यूं ही चलता रहा। एक दिन पापा ने मुझसे मेरे अलग अलग रहने की वजह जानी तो उन्होंने मुझे राय दी, बेटा रितिका कैरियर एम्बिशियस लड़की है, हो सकता है उम्र के कुछ वक्त बाद उसे भी इस कमी का एहसास हो जाए। और तब तक मेरा क्या, ज़िंदगी में साथ पाकर भी अकेलापन ही देखा है मैंने। डैड आप तो समझ सकते हैं ना, मेरी तन्हाई चीख उठी थी। समझ सकता हूँ बेटा, तो तुम कोई बच्चा अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? तुम्हें भी ज़िंदगी से जुड़ी शिकायतें दूर हो जाएंगी, दूसरा किसी की ज़िंदगी भी संवर जाएगी। पापा की नसीहत ने मेरे अंदर नई जान डाल दी थी और बस मैं अगले ही दिन निकल गया अनाथ आश्रम, अपनी लाइफ की नई वजह ढूंढने और किसी को उसकी नई ज़िंदगी देने। इत्तेफाक से रितिका भी मुझे वहीं मिली। मुझे देखकर वो अचकचा सी गई। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उसके वहाँ होने की वजह नहीं जानी और फिर उसकी भोली सूरत पर आ गया। फिर उसने भी अपनी गलती मानकर मेरे पास आकर मेरे फैसले पर साथ देने को तैयार हो गई, क्योंकि उसे बच्चे पैदा नहीं करने थे, पर वो अडॉप्ट तो कर ही सकती थी। बस उसके बाद हमने बच्चों को देखा। रितिका जो बिना मन से मेरे साथ थी, उसका ध्यान पता नहीं कहाँ था। मैंने भी ज़्यादा गौर नहीं किया। गार्डन में बेंच पर बैठे उस मासूम ने मुझे अपनी ओर खींचा। मैं उसकी तरफ बढ़ गया। रितिका ने हड़बड़ी में मुझे रोकना चाहा। नो साहिल, वो नहीं। क्यों नहीं, मैंने सवाल किया, पर लाजमी सा जवाब ना मिलने पर मैं उसके पास नहीं रुका। और उस बच्चे में मुझे पहली बार मेरा ही अक्स दिखा था कि मैं भी बचपन में यूं ही रहता था, सबसे जुदा सा, किसी के आने का इंतज़ार करता सा, अपने अंदर सब समेटे हुआ सा। मुझे भी इंतज़ार ही तो था कि कोई आ जाए मेरे भी करीब और मुझे जाने, पर कोई नहीं था मेरे पास। नहीं, मुझे उसके पास तो जाना होगा। मैं मेरी नज़रों के सामने दूसरा साहिल बनते नहीं देख सकता था। नतीजन में उसके करीब जब गया तब उसने मुझे देखा और देखते ही वो मुझे अपना सा लगने लगा। ये भी इत्तेफाक ही था कि उसके सामने से चेहरे पर सिर्फ उसकी आंखों का रंग ही मुझसे मिला था। उसने दूसरी बार मेरी तरफ नहीं देखा और अंदर चला गया। बस तभी अंदर जाकर केयर सेंटर के ओनर से मैंने उसी बच्चे को गोद लेने की बात कही, जिस पर दोनों को झटका लगा, जिसमें रितिका भी शामिल थी। उसने साफ तौर पर मुझे उसे अडॉप्ट करने से रोका। लंबी बहस के बाद वो वहाँ से निकल गई। फिर मैं भी जिद में इकलौता ही था। मैंने उसी बच्चे को गोद लिया और उसका नाम जानकर दिल की गहराइयों से खुश हुआ था। ध्रुव, ये मेरी सोच का नाम था, जो मैंने अपने बच्चे के लिए सोच कर रखा था। उस दिन मैं बहुत खुश था, हालांकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी ली थी, क्योंकि ध्रुव थोड़ा अबनॉर्मल था। उसे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत थी। मैंने पूरा विश्वास दिलाते हुए उसे अपनाया और उसे घर ले आया। उस दिन मेरा फिर से रितिका के साथ झगड़ा हुआ था और झगड़े की वजह ध्रुव बना था। मैंने कहा था ना तुम्हें, ये बच्चा नहीं। वो उसे देखकर ज़ोरदार गरजी। क्यों, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें इस मासूम से? मैंने ध्रुव को गोद में उठाए कहा, ओके फाइन, अब जब इसे ले ही आए हो तो इसकी जिम्मेदारी भी खुद ही उठाना, वो भी सिंगल पेरेंट बनकर। वो आखिरी लाइन पर जोर देकर बोली। व्हाट डू यू मीन? मैंने ध्रुव को महेश काका के साथ अंदर भेजने के बाद कहा, क्योंकि मैं उस मासूम बच्चे के सामने ऐसा माहौल नहीं बनने दे सकता था। वही जो तुमने सुना, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मुझे इस बच्चे से कोई रिश्ता नहीं रखना, ये उसके आखिरी लफ्ज़ थे। मैंने भी गुस्से में उसे जाने के लिए कह दिया। उसके बाद मैं अकेले ध्रुव के साथ वक्त बिताया करता, उसे समझने की कोशिश करता। पापा भी ध्रुव के आने से कुछ ठीक हुए थे। बच्चों में ऐसे गुण होते हैं कि कोई उनसे दूर रह ही नहीं सकता। ना जाने रितिका ने ध्रुव के आने पर ऐसा रिएक्शन क्यों दिया था। साफ तौर पर मुझे जानना भी नहीं था। उस औरत से मुझे चिड़सी होने लगी थी, क्योंकि उसे अब रिश्तों की फिक्र रह ही नहीं गई थी और इसका असर मैं ध्रुव पर हरगिज़ नहीं पड़ने दे सकता था। पर फिर भी मैंने दिमागी तसल्ली की खातिर रितिका के बारे में कुछ पुरानी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की सोची, जो काम मुझे शायद बहुत पहले ही कर लेना था। ध्रुव को लाए 6 महीने हो चुके थे और रितिका का बर्ताव अब उसके लिए और ख़राब होता जा रहा था। मैं उससे तंग आ चुका था। मैंने ध्रुव के साथ कहीं और जाने का फ़ैसला किया और निकल गया। पापा से वो मुलाकात आखिरी होगी, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। हाँ, उस दिन मैं पापा से आखिरी बार मिला था। क्यों, कहाँ हैं अब वो? क्या हुआ था उनको? राधिका हैरानी से बोली और फिर पास आकर साहिल के चेहरे को देखा, जो आंसुओं से भीग चुका था। क्या इनके पापा दुनिया में नहीं हैं? क्या इनकी पत्नी ने ही उन्हें उनसे दूर कर दिया था?
फिर ध्रुव से जुड़ी कौन सी बात थी? तभी इस शख्स का हर रिश्ते से विश्वास उठ गया था। क्या है इनकी पूरी ज़िंदगी की कहानी? ढेर सारे सवालों के साथ और उनके इंतज़ार में राधिका साहिल को देखती रह गई। ये जो अश्कों को भीतर रोके बैठा है, ये आंखों में पानी और जज्बों की इंतहा भरे बैठा है। बाहर से भले ही होगा खामोश, मगर ये अपनी राजदार आंखों में समंदर भरे बैठा है। राधिका साहिल की कंजी आंखों को देखती रही, जो खामोश होते हुए भी कितना कुछ कहती थी। साहिल ने सिर झुकाए हुए ही कहा, मेरा दर्द शायद तुम महसूस भी नहीं कर सकती। मेरे पापा की क्या जगह थी, क्या है और क्या रहेगी, इन्हें शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा मैं। मेरी ज़िंदगी में मेरे हीरो रहे हैं वो, अपनी हर मुश्किल दर निकाल कर मेरी खातिर लड़कर इस तरह मुकम्मल खड़े हुए हैं वो। ऐसे में सोचो, उनके होने ना होने का भी पता नहीं लग पा रहा तो धिक्कार है इस साहिल मल्होत्रा पर। ये कहते हुए ही साहिल ने खुद के कई थप्पड़ लगा दिए और राधिका कांपते हाथों से उसके हाथों को रोकने की कोशिश करने लगी। सर सर प्लीज़ संभालिए खुद को। कैसे कैसे राधिका, मैं खुद को बहुत लाचार महसूस करता हूँ। क्या फ़ायदा इस दौलत का, इस नाम का, रुतबे का, जब आपके अजीज़ रिश्ते और लोग ही आपके पास नहीं। साहिल का यूं बात बात पर कहना राधिका को खटका था। क्या इनके पापा इस दुनिया में नहीं है? वो अपना शन से दूर करने के लिए पूछ बैठी। सर आपके फादर, वो हीज़ आई मीन डोंट यू डेयर, वो ज़िंदा है, बस मेरी पहुंच में नहीं है। साहिल कहते हुए सहम गया, जैसे बस वो कुछ ऐसा ना कह दे जो हरगिज़ नहीं हो सकता। तो वो कहाँ है अब? वो बोली, हाँ उस दिन मैं ध्रुव के साथ बीच पर आया हुआ था और मुझे एक कॉल आई थी। वो उसी डिटेक्टिव की कॉल थी जिसे मैंने रितिका के लिए हायर किया था। उसने मुझे बताया था कि उसने मेरे घर पर मेरे नाम से कोई पार्सल भेजा है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। उसी वक्त पापा की कॉल आ रही थी। मैंने डिटेक्टिव की कॉल कट कर पापा से बात की। साहिल बेटा अभी इसी वक्त घर आओ, वो घबराए हुए से बोल रहे थे। पापा क्या हुआ आपको, क्या बात है? मैं उनकी आवाज़ सुनकर टेंशन में आ गया था। बेटा रितिका से जुड़ी हुई कोई बात है, घर आओ फिर बैठकर बातें करते हैं। बस इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रखा या डिस्कनेक्ट हुआ मुझे नहीं पता। बस मैं तुरंत निकला और अंदर घुसते ही उस पार्सल के बारे में पूछा तो पता चला कि वो तो अब तक आया ही नहीं। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और घर जाकर पापा को आवाज़ लगाने लगा, पर पापा होते तब आवाज़ आती ना। मैंने ध्रुव को वहीं हॉल में बैठे रहने की हिदायत देकर पापा को ढूंढना शुरू किया। उसी दिन महेश काका भी किसी काम से छुट्टी पर थे, वरना वो मुझे बता देते। लास्ट में मैंने सिक्योरिटी से पूछा, पूरे सर्वेंट स्टाफ से, यहाँ तक कि हर एक ड्राइवर से, कि वो किसी गाड़ी में बाहर निकले हैं कि नहीं, पर सब चुप्पी साधे खड़े थे। मेरे नज़रों में सब कटघरे में ही थे और मैंने रितिका को आते देखा। मैंने झकझोर कर उससे पूछा, कहाँ है पापा? मुझे कैसे पता होगा? वो साफ मना करती हुई बोली, क्यों, तुम कहाँ थी अब तक? तुमसे मतलब? रितिका डोंट गिव मी दैट ग्रेप। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़े हुए था। साहिल लीव मी, वो कसमसाई। तभी डिटेक्टिव का दोबारा कॉल आ गई। मैंने उससे पार्सल का पूछा, तब रितिका के चेहरे का रंग उड़ता दिखा। वो इधर उधर देख रही थी। तब मुझे कुछ शक हुआ और मैंने उससे फ़ोन पर ही मेल करने को कहा। उसके तुरंत बाद मैंने जो पढ़ा उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। जैसे क्या ये सच था या कोई सपना, एक बुरा सपना जो मेरी आंखों के सामने सच्चाई बयान कर रहा था। मैं अपनी जगह सुन रह गया। फ़ोन को फेंकते हुए मैंने रितिका का हाथ अपनी ओर खींचा। साहिल शट अप, जस्ट शट अप यू ब्लडी। मैं आगे बोलने से लिहाज कर गया और गेट आउट चिल्लाकर सबको जाने को कह दिया। सब पल भर में गायब हो चुके थे। मिस रितिका, उप्स, मिस या मिसेज, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? वो अब भी अनजान बन रही थी। चुप, मुझे सुनो बस। रितिका रेडी होकर हरमंत क्या करने जाती है? अनाथ आश्रम। कौन सा? जहाँ मैंने ध्रुव को देखा था। तुम भी वहीं थी। मुझसे अपनी झूठी कहानी मत बताना। मुझसे पहले तुम्हारी ज़िंदगी में कोई था या नहीं, मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। अब समझ आया ये मेरा भरोसा नहीं, बेवकूफ़ी थी। मुझे नहीं पता था कि एक धोखेबाज लड़की मेरी ज़िंदगी में आ रही है। मैंने फर्श पर पड़ा हुआ अपना फ़ोन तलाश कर उसके हाथों में दिया, जहां टूटी स्क्रीन से भी उसके धोखे का पक्का सबूत साफ दिखाई दे रहा था। जहां इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ था कि ध्रुव रितिका का ही बच्चा था, नाजायज़ बच्चा। राधिका के हैरानी से उठते हुए हाथ उसके मुंह पर चले गए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि साहिल के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था। अब जब वो दोबारा उसकी तरफ देखती तो पता चलता कि वो किसी भी सूरत से गलत कहाँ था। खुद को यूं देखता हुआ पाकर साहिल बोला, राधिका इंसान टूटने की हद तक जब टूट जाए उसके बाद भले ही उस पर दोबारा चाहे जितने भी वार क्यों ना हो, सब बेअसर हो जाते हैं। मैं उस वक्त की मेरी कंडीशन को डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता।
कि मैं क्या महसूस कर रहा था। मुझे खुद को साहिल मल्होत्रा को इस तरह से चला जाना बर्दाश्त नहीं हुआ था। साहिल की कसी हुई मुट्ठियाँ बयान कर रही थी कि वो इस धोखे को आज भी भूला नहीं था। ये वज्रपात काफ़ी था मुझे अंदर से तोड़ने के लिए। मैं एक बार फिर से खुद को छलता हुआ देखता ही रह गया। वहाँ रितिका के चेहरे के उड़ते रंग से पता चल गया था कि मैं सही था। मेरे अंदर का गुस्सा बाहर निकल आया था। मैंने गुस्से में आकर आसपास पड़े वॉश पल भर में चूर चूर कर दिए। उस घटिया औरत को अपने सामने देखना मेरी बर्दाश्त से बाहर था और ऐसे में मेरा गुस्सा इसी तरह बाहर आ रहा था। साहिल में आई कैन एक्सप्लेन। वो अब भी मुझसे नज़र मिलाकर बात कर रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैं तेश में आकर पहली बार मैंने उस पर हाथ उठा दिया। क्या बचा है अब एक्सप्लेन करने को? तब तक एक मासूम आवाज़ ने मुझे एहसास दिलाया कि हम दोनों के अलावा भी वहाँ कोई था। मम्मा को मत मारो। ध्रुव ने अपने नन्हे हाथों से कान ढक रखे थे और देखते ही देखते मुझे पता चला कि इतनी देर से मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। ध्रुव सोफे में दुबका हुआ मुझे ही देख रहा था। मैं उस वक्त क्या रिएक्ट करता मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। एक तरफ मेरी धोखेबाज बीवी थी और दूसरी तरफ उसका नाजायज़ बच्चा। मैंने यूं ही खड़े दिल को ही इस पर फैसला लेने का हक सौंपा और देखो मेरे दिल ने ध्रुव को चुना था। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन्स नेचर ये सच जानने के बाद मुझे ध्रुव से नफरत होनी चाहिए थी क्योंकि वो रितिका का नाजायज़ बच्चा था, पर नहीं, मुझसे बहुत प्यार करता था। दिल की गहराइयों वाला प्यार, वो प्यार जो शायद मुझे कभी रितिका से भी नहीं हुआ था। मैंने आगे बढ़कर ध्रुव को थामना चाहा, तभी रितिका ने अपने रंग बदले और ध्रुव को अपनी बाहों में भर लिया। वो भी बच्चा ही था। माँ का आलिंगन पाते ही उसमें समा गया। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि रितिका रोज़ अनाथ आश्रम जाती रही होगी और इससे मिलकर आती होगी, क्योंकि वो भले ही कुछ भी कर ले एक माँ की तरफ कैसे छिपाती होगी, तभी उससे मिलने जाती थी। फिर इतनी ही ममता भरी थी तो ध्रुव को छोड़ ही क्यों आई थी और ख़ुद को अब तक सिंगल कैसे बताती रही? क्या औरत थी यह? कौन होगा वो शख्स जो इसका एक्स पति? मेरे जहन में बहुत सारे सवालों ने सिर उठाया था। अगले ही पल मैंने सिर झटक कर सोचा, मुझे नहीं जानना, बस मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी, मुझे ध्रुव को इसके साथ भी नहीं देखना। ऐसी मात वो डिज़र्व ही नहीं करता। मैंने तुरंत आगे बढ़कर ध्रुव को उससे छीना और अपनी गोद में ले लिया। वो उचक कर रह गई। दूसरे हाथ से मैंने उसे पकड़ा और घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेरे घर से, मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, मुझे नफ़रत है तुमसे। ध्रुव कुछ नहीं तुम्हारा, इसकी तरफ देखने की भी ज़रूरत मत करना। मैं उसे कहकर आगे बढ़ने ही वाला था कि वो ज़ोर से गरजी, अपने बाप को इतनी जल्दी भूल गए तुम? ये सुनकर मेरे कदम रुक गए। तुम पूछ रहे थे ना कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो सुनो, योर फादर गॉन टू हेवन। कहकर वो अपनी शैतानी हंसी हंसकर बाहर निकल गई। उसे वाकई ध्रुव से मतलब ही नहीं था। पीछे पूरे खाली घर में उसकी साजिश भरी हंसी गूंज कर रह गई, जिनमें ध्रुव का रोना भी शामिल हो गया। पापा मम्मा वो रो रहा था और इधर मेरा दिल रो रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक ही वक्त में ऐसे दो बड़े बड़े मोड़ का सामना मैं करूं तो कैसे। फिर मैंने बेटा और पति बनना छोड़कर पिता बनना चुना और ध्रुव को ऊपर ले जाकर उसे समझा बुझाकर सुला दिया। वो रात बहुत भारी थी मुझ पर। मेरे पास टूटने का, बिखरने का या रोने का तो समय बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मुझे पापा का पता लगाना था। मुझे हर इंसान पर शक हो गया, खुद के साए पर भी। खुद को अंधेरे में डुबाए रखने के बाद मैंने कुछ तय किया था और अगली सुबह घर के हर स्टाफ को बदल डाला, क्योंकि सारे रितिका के हाथों की ही कठपुतली थे। पापा को ढूंढने की कोशिश मैंने जारी रखी थी। पुलिस कमिश्नर सभी से मैंने कांटेक्ट किया, हर किसी को काम पर लगा दिया, पर अगले ही पल एक और मुसीबत ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दे दी। चाइल्ड केयर सेंटर का ऑनर था। राधिका पूरी तरह शौक में थी। ये क्या कह रहा था साहिल? उसकी कहानी तो वाकई किसी गहरे राज के जैसे। वो जितना भी जानती उतना उसे महसूस होता कि अब भी कुछ रह गया है। मैं उसे देखकर हैरत में था। वो ध्रुव को देखने के लिए घर में घुसा और उससे सवाल जवाब करने लगा कि उसके साथ में रवैया कैसा है। चूँकि नामी लोगों का यही नुकसान होता है कि उनसे पहले उनकी खबर बाहर पता चल जाती है। वैसे ही चाइल्ड केयर सेंटर में उन्हें पता चल गया और वे आ गई। ये मेरे लिए दूसरा बड़ा झटका था। उन्होंने ध्रुव को ले जाने की बात कही, जिनमें रितिका के बिहेवियर ने आग में घी का काम किया था। उनके हिसाब से हम अच्छे पेरेंट्स नहीं थे, तो ऐसे माहौल में उसकी परवरिश तो दूर, उसका ख्याल रखने में भी हम सक्षम नहीं थे। बड़ी मुश्किल से मैंने ध्रुव को अपने पास रखा था, इस आश्वासन के साथ कि इन सब का उस पर कोई असर नहीं होगा। मगर वे माने नहीं। उन्हें भरोसा दिलाने के लिए मैंने उसे चाइल्ड स्पेशल स्कूल में डाल दिया।
और मैं एक बार फिर से अकेला हो गया, साहिल ने रुकते हुए कहा और अपनी नम आंखों को साफ किया। राधिका उसे देखने के साथ ही सुन रही थी, जैसे आंखों से ही सुन और समझ रही हो। फिर मैंने पापा को ढूंढने की तलाश जारी रखी, अपनी हर पावर हर पहुंच का इस्तेमाल किया, पर यह नहीं जान पाया कि उस औरत ने पापा को कहाँ छुपाया होगा। राधिका ने उसे देखा और साहिल उसका सवाल समझ गया। छिपाई रखा है, वरना वो मुझे बार बार उनका नाम लेकर ब्लैकमेल नहीं करती। मुझे समझ नहीं आया वो औरत, मेरा मतलब वो समझ गया था। उसने ध्रुव के साथ अब अपना रिलेशन ठीक क्यों किया? मतलब उसने इतने वक्त में अनाथ आश्रम जाकर क्या किया होगा? जब बच्चे को छोड़ ही दिया तो फिर अब वो बोर्डिंग स्कूल क्यों आती है, जिसके लिए वो पहले मेरे साथ थी? पैसा, प्रॉपर्टी, पावर, मैंने अपना सब कुछ ध्रुव के नाम करने को कहा था। बस उसी दिन से वो ध्रुव के साथ अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश में लग गई। क्योंकि हम दोनों पेरेंट हैं तो हम दोनों को उससे मिलने का पूरा हक है। अब वो हर मंथ ध्रुव के पास जाती है और उससे बात करती है, बहलाती है, फुसलाती है, ध्रुव के साथ अपना फेक बॉन्ड बनाने की कोशिश में लगी है। वो अब ध्रुव के ज़रिए मेरी प्रॉपर्टी पाना चाहती है, जिसमें ध्रुव को सिर्फ मोहरा बनाया गया है। और ध्रुव को देखा ना तुमने, कितना मासूम है वो। रितिका के साथ चला गया तो जाने क्या हश्र होगा उसका, क्योंकि अब तक तो उसने उसकी सुध ली ही नहीं थी। फिर ये अचानक सोई हुई ममता कैसे जागी? तो आप केस कीजिए। और राधिका ने सुझाव देना चाहा, जिस पर साहिल बनावटी हंसी हंसकर बोला, तुम्हें क्या लगता है सब आसान है? पैसे और पावर ने मेरा साथ कभी छोड़ दिया था, अब मुझे दिमाग से काम लेना है। मुझे हर इंसान फरेबी नज़र आता है, जैसे किसी पर भरोसा करूं, क्या पता हमेशा के लिए ध्रुव को ना खो दूं। और पापा के बारे में पता लगाना भी नामुमकिन सा होता जा रहा है। आपको क्या लगता है और कैसे कि अंकल वो जिंदा हैं? वरना वो औरत मुझे ब्लैकमेल न करती। वो अब तक कुछ करना होता तो कर चुकी होती, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। तभी ध्रुव और पापा दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, मगर मेरी पहुंच अब भी उनसे बहुत दूर है। मेरी रातों की नींद, सुकून सब लिए बैठी है वो औरत। मुझे उसे उससे ही जीतना होगा, जिसके लिए उसे दोबारा अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकता। मुझे कोई चाहिए जो मेरे लिए उसके बारे में पता लगाए, पर कौन है इस झूठी दुनिया में जो सच्चाई से मेरा साथ दे? बस इसीलिए साहिल मल्होत्रा अकेला है। दोपहर कब शाम में तब्दील हुई कुछ पता ही नहीं चला। साहिल अपने बारे में सब बताकर बहुत हल्का महसूस कर रहा था। वो ब्रिज के उस पार मुंह किए खड़ा हो गया। गुजरते साल की सर्द हवाएं उसकी नाक को लाल कर गुजर रही थी। हवा में उसकी आंखें खुल पाने में सक्षम नहीं थी, मगर फिर भी वो अपने सामने के शून्य की तरफ पलक झुपकाए बिना देख रहा था। वो शून्य जहाँ उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके अंदर की घुटन आज आंसू बनकर बाहर निकली थी, जो आज खुलकर रोया था। उसने अपने हाथ रेलिंग पर कस लिए। वो बेबस था किस्मत के आगे, जिसने उनका मजाक बनाया हुआ था। वो जैसे हर चीज़ की पहुंच से दूर होता जा रहा था। बेबसी, घुटन, नफरत और गुस्से ने मुझे पत्थर दिल साहिल मल्होत्रा बना दिया था। राधिका अब तक जो खामोश खड़ी थी, उसे इस तरह देखकर पीछे से होती हुई उसके गले लग गई और अपने हाथों को उसके सीने पर बांध लिए, जैसे यकीन दिला रही हो कि वो उसका साथ देगी। ज़िंदगी में पता नहीं उसकी कितनी कहाँ ज़रूरत होगी, मगर वो फिर भी उसके साथ खड़ी होने के लिए तैयार थी। और साहिल को भी यही चाहिए था। उसके जबड़े कस गए और आंखें बरस पड़ी। कितना तरसा था वो ऐसे आलिंगन के लिए। उसने मुड़कर बरबसी उसे अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे ज़रा सी भी पकड़ ढीली हुई तो वो भी उससे दूर हो जाएगी। राधिका ने भी उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे रोने का हक दिया। साहिल उसके कंधों में अपना आंसुओं से भीगा चेहरा छिपाता हुआ घुटी आवाज़ में रोया। दुनिया के सामने मजबूती से खड़े रहने वाला शख्स खोखला है अंदर से। मैंने अपनी लाइफ में एक रिश्ता ढंग से नहीं निभाया, ना अच्छा बेटा बना, ना अच्छा पिता बन पा रहा हूँ। जानना चाहती थी ना मुझे, तो बस यही कहानी है साहिल मल्होत्रा की। उसने अपनी बात ख़त्म करके गहरी सांस ली, जैसे सालों का बोझ दिल से उतरा हो, जैसे सालों का सफ़र इस एक सांस के जरिए ही तय किया हो। कुछ देर में शांत होने के बाद उसने खुद को संभाल लिया और तब राधिका ने पूछा, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं? मैंने इजाज़त नहीं दी, उसने सटीक सा जवाब दिया। फिर मैं ही क्यों? वो बड़े हक से सवाल पूछ बैठी। पता नहीं, मुझसे किसी ने इतने हक से कभी पूछा ही नहीं था, ना मैंने बताना चाहा। मगर तुम में कुछ तो है, क्या ये नहीं मालूम? बस दिल ने तुम पर यकीन करने की ज़िद की और तुम्हारे पास ले आया। ये कहते हुए साहिल की गहरी नज़रें राधिका के चेहरे पर ही थी। वो पहली बार किन्हीं एहसासों के साथ उसके गले मिला था। उसे पता ही नहीं चला कि वो उसके सामने कब खुली किताब बन बैठा।
फिर वो खुद को संभालता हुआ उससे दूर खड़ा हुआ और बोला, अब तुम बताओ, एक साधारण सी लड़की क्या मदद कर सकेगी मेरी ज़िंदगी की इतनी सारी और इतनी बड़ी उलझनों को सुलझाने में? मुझे भी नहीं मालूम, मगर वो कहावत सुनी होगी आपने, कौन सी? जहाँ तलवार से बात ना बने वहाँ छोटी सी सुई हमारे काम आती है। राधिका सोचते हुए बोली, ओ तो तुम मेरी ज़िंदगी में वो सुई बनकर आना चाहती हो? नो, नॉट एट ऑल। इस पर वो खुलकर हंस दी। सुई की तरह तो तुम पहले से चुभी थी मेरी आंखों में। पुरानी बातें याद करते हुए मजाक में उसने कहा और होले से मुस्कुराया। राधिका ने उसे देखते हुए कहा, आपके काम आने की हर कोशिश करूंगी, क्योंकि आपकी ये मुस्कुराहट पसंद है मुझे, साहिल सर। आज पहली दफ़ा उसने उसका नाम पुकारा था। वो उसे देखता रह गया। पता नहीं क्या था उन दोनों के बीच, मगर कुछ तो था जो बेहद ख़ास होता जा रहा था, जिसकी खबर दोनों को ही थी, मगर फिर दोनों अनजान ही रहना चाहते थे। तो चलें, साहिल ने खामोशी तोड़ते हुए राधिका की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, जैसे उसे अपनी ज़िंदगी के सफ़र में साथ चलने की गुजारिश कर रहा हो। वहीं राधिका अपनी ओर बड़े हाथ को देखती हुई सोच में गहराती चली गई, जैसे साहिल ने सच में उसके सामने ऐसा ही कोई प्रस्ताव रखा हो। फिर कुछ पल रुकने के बाद साहिल ही गला साफ करते हुए बोला, मैं घर चलने को कह रहा हूँ। इतना कहना था और राधिका का अर्श से फर्श पर आ गिरना था। वो सिर झटक कर बोली, नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ये सही नहीं है। उसने आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा, कुछ भी कहाँ सही है? आप अपनी लाइफ को ही देख लीजिए। साहिल ने सिर झुका लिया। राधिका को अपनी बात पर अफसोस हुआ। तब वो दोबारा संभल कर बोली, और वैसे दूसरी बात, आपने मुझे निकल जाने को ही तो कहा था। वो तुनक कर बोली और जाने लगी कि साहिल ने उसकी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींचकर बोला, और अगर मैं कह दूं कि साहिल अचानक ही रुका। उसे पता नहीं क्या होने लगा था। ये वही लड़की थी जिसको वो अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और अब वही उससे रुकने की फरियाद कर रहा था। क्या जादू कर रही है ये लड़की भी मुझ पर? वो उसे देखकर सोचने लगा। राधिका भी जैसे उसके आगे बोलने के इंतज़ार में थी। वो बोली कि कंप्लीट यही कि आई एम सॉरी। वो जो इस शब्द से ही परहेज करता था, अब उसे ये लफ्ज़ जैसे हर मुश्किल का हल सा लगने लगा था। राधिका इस बदलाव पर बिना मुस्कुराए नहीं रह सकी। हाँ, वो भी साहिल के साथ रहना चाहती थी। अब उसे उसकी तन्हाई की भी खबर हो चुकी थी, मगर किस हक से जाती और क्यों? उसने इतनी जगह ही कहाँ बनाई थी? नो सर, मैं नहीं चल सकती। उसका इतना कहना था और साहिल उसे बिना कुछ पूछे ही गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो भी अब नाराज़गी जता रहा था। हाँ, उसकी गलती थी, मगर वो अब सच में अकेला था। उसे राधिका की ज़रूरत थी, क्योंकि वो उसकी सच्ची हमदर्द थी। पर राधिका भी गलत कहाँ थी? बिना रिश्ते, बिना किसी चीज़ के कैसे वो वहाँ रह सकती है? तब की बात और थी जब उसे गोली लगी थी। वो उसकी मजबूरी थी, पर अब वो वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी, क्योंकि लोगों के मुंह खुलने में भी वक्त कहाँ लगता है। वो सख्त रही और लंबी सांसें लेते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गई। रास्ते के बीच में उसने खुद से ही बात शुरू की, सर, मैं आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भले ही रातों रात ख़त्म नहीं कर पाऊंगी, मगर रास्ता ज़रूर सोच लूँगी। वो उसकी तरफ देख कर बोली, आई नो। वो बेमन से बोला। फिर राधिका ने भी बात नहीं बढ़ाई, क्योंकि बाद में साहिल अपनी ज़िद पर आकर उसे ले जाकर ही दम लेता। वो चुपचाप बैठी रही। यूं ही कुछ देर में हॉस्टल आ चुका था, जहां नीलम आ गई खड़ी उसी का इंतज़ार कर रही थी, और साहिल ने उसे देखते ही सर झटका। ये रोज़ गलत वक्त पर ही आती है। कुछ कहा आपने? नहीं। ओके, थैंक यू। वो कहकर बाहर निकल ही रही थी कि साहिल ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज़ में बोला, राधिका। उसकी आवाज़ में बहुत कुछ महसूस किया जा सकता था। उसकी आंखें कुछ कहना चाहती थी, जैसे उसकी पकड़ भले ही ढीली थी, मगर फिर भी उसमें मजबूती थी। उसकी सूरत पर वो इस तरह दिल हारी कि आज सामने नीलम ना होती तो वो उसके गले लग जाती। इस ख्याल पर उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। उसने निगाहें उठाकर साहिल से पूछा, बोलिए। वो बोलना भी चाहता था और कह भी नहीं पाया। उसने नज़र हटाकर कुछ नहीं कहा और उसका हाथ छोड़ दिया। राधिका में जैसे कसक सी रह गई। वो भी जाते हुए बोली, थैंक यू कहकर शर्मिंदा करने वाले थे ना आप? साहिल उसे देखता रह गया। वो इतना कैसे जान गई थी उसे? वो उसे रोकता उससे पहले वो जा चुकी थी। वो उसकी पीठ देखता रहा जब तक हॉस्टल के अंदर दाखिल नहीं हो गई। राधिका कहकर उसने अपना सिर गाड़ी की सीट पर टिकाया, फिर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर निकल गया कि ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं था। आज वो हमेशा की तरह ही घर में आया था, मगर आज कोई गुस्सा नहीं, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं, बस एक खामोश मुस्कुराहट जो पानी देते वक्त उस सर्वेंट ने भी महसूस की और उसे देखता रह गया। हद तो तब हुई जब साहिल ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर थैंक्स कहा। वो बेचारा गश खाकर गिर ही पड़ता अगर पीछे उसके साथी ने ना संभाला होता। साहब खाना, महेश काका ने सीढ़ियाँ चढ़ते साहिल को पूछा। वो उनकी तरफ मुड़कर बोला, पूछने के लिए थैंक यू काका, आज मन बिल्कुल हल्का सा हो गया है, तो भूख भी ज़्यादा लग रही है, कुछ मज़ेदार बना दीजिए।
आज इतने वक्त बाद उसने खाने की खुद फरमाइश की थी, जिस पर काका को समझते देर न लगी कि इसके पीछे होना हो राधिका ही है। वो अपने कमरे में आया और सारी लाइट्स जला दी। अब उसे अंधेरा पसंद नहीं था। शावर लेने चला गया और बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। शीशे में जब खुद को देखा तो नज़र रुक गई। आज वो खुश था। हाँ, भले ही उसकी परेशानियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था, ना ही वो ख़त्म हुई थी। बस आज खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था, जैसे एक बोझ सा उतरा हो। वहीं किसी और से अपनी तकलीफ़ कह देना उस तकलीफ़ से सामना करने की हिम्मत भी देता है। उसे जैसे पक्का यकीन था कि उसकी इतनी सारी उलझनों को सुलझाने के लिए राधिका कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेगी। ये भरोसा उसने इतना वक्त देकर खुद कमाया था और उसके दिल में एक नया मुकाम सा बनाया था। फिर आज ध्रुव के साथ उसकी मुलाकात यादगार बन सी गई थी, क्योंकि उसमें भी राधिका जुड़ी थी। उसे अचंभा सा हुआ कि उसके लाख बचने पर भी उसके ख्वाबों ख्यालों में राधिका ने आखिर जगह बना ही ली। हाँ, तभी तो वो मुस्कुरा पाया था और इस सुकून के लिए उसने दिल से उसको शुक्रिया कहना था। अब याद आया कि उसने एक बार भी राधिका को शुक्रिया नहीं कहा। तभी उसके कानों में राधिका के लफ्ज़ सुनाई पड़े। थैंक्स कहकर शर्मिंदा करने वाले थे ना आप। वो मेरे चेहरे को पढ़ना भी सीख चुकी है। उसने उसी वक्त फ़ोन टटोलकर उससे बात करनी चाहिए। तभी महेश काका ने दरवाज़ा खटखटाया। वो उन्हें भी निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए बाद में बात करने के ख्याल से फ़ोन रखकर डिनर के लिए चला गया। वहीं राधिका बेटी नीलम के पास थी, मगर मन, दिल और सोच अब साहिल के पास रह गया था। तूने कुछ सुना भी या यूं ही? नीलम उसे झकझोर कर बोली। हाँ, वो जैसे ख्वाब से जागी। नहीं, तू यहाँ है ही नहीं। साहिल मल्होत्रा के पास पहुँच गई ना। मुझे बुलाया तो यही कहकर था कि तू अब उससे दूर रहेगी। नीलम, मैंने फ़ोन किया तब बात और थी, और अब क्या बदल गया सब? वो कैसे? तुझे बता नहीं सकती, पर इतना जानना काफ़ी है कि बहुत परेशान है वो। तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा परेशानियां हैं उनकी ज़िंदगी में। वो संजीदगी से बोली। क्या मतलब? राधिका चाहकर भी बता नहीं पाई, क्योंकि उसे साहिल का भरोसा नहीं खोना था। टू बी कंटिन्यूड।